हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम है और मैं आप लोगों का क्लास लिव लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारियां कराई जा रही हैं और ये जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का पार्ट है। अभी तक हमने जनरल साइंस में फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ाई की है उनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हमारे हमको पता चलेगा कि एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि ये पहला क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है पहले 2013 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? त्वरण की इकाई क्या है? ठीक है, त्वरण की इकाई क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है केजी पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमने पढ़ी है, जो कि होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा नहीं है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हमने पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हिंदी में विस्थापन। दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, वेग। तीसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन, त्वरण। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में भी दोनों होते हैं, तो वेलोसिटी भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। एक्सेलरेशन में भी दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर। तो इन ये तीनों वेक्टर है, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है इन तीनों में से जो वेक्टर नहीं हो। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन को अंकित करें, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो हमें पॉइंट आउट करना होगा, उन्हें चिन्हित करना होगा। तो पहला ऑप्शन है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। गति और वेग दोनों की दिशा और परिमाण है। दूसरा ऑप्शन है, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गति में केवल परिमाण है एंड वेग में परिमाण दिशा दोनों है। ये सही लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि इसमें बोला स्पीड हैज ओनली, स्पीड के पास सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो तो वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी में दोनों हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फिर भी हम आइए और बाकी दोनों ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, स्पीड कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जो कि नहीं होगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर निगेटिव वेलोसिटी हो सकता है, निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर वेलोसिटी में लिखा जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वेलोसिटी में लिखा जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो दिशा बताएगा कि उल्टी दिशा में वेलोसिटी है। ठीक है, तो स्पीड नहीं हो सकती है। तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, ये भी गलत ऑप्शन है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, इसे हम टिक मारेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजर्स? बैरोमीटर उपकरण क्या मापता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, एयर प्रेशर हवा का दबाव, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। ठीक है, तो बैरोमीटर जो है वो हमने बताया था पहले ही लेक्चर में मेरे था, कि बैरोमीटर जो है वो
एयर प्रेशर को मेजर करता है, हवा के दबाव को। ठीक है, ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डज बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पहले पूछा गया है एग्जामिनेशन में, वो हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन है, ये देखिए 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दबाव को मापता है। तो इसका आंसर है, चार ऑप्शन है, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। तो आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था व्हाट डज बैरोमीटर मेजर, बैरोमीटर उपकरण क्या मापता है। यहाँ पे ये ना पूछकर पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के है। तो हमारा ऑप्शन है बैरोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल हु एस्टैब्लिश्ड नोबेल प्राइज इन्वेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में है, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने नोबेल प्राइज पुरस्कार की स्थापना की, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। हम सभी नोबेल प्राइज जानते हैं, नोबेल प्राइज बहुत ही हर साल दिया जाता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पे, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आविष्कार किस चीज की थी, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। चार ऑप्शन है हमारे पास, कंपास, डायनामाइट, पेंसिलिन, लाइट बल्ब। तो जो अल्फ्रेड नोबेल है, उन्होंने डायनामाइट की आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अपगर स्केल, APGAR पैमाने क्या है, अपगर स्केल के बारे में पूछा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन, आइए देखते हैं। चार ऑप्शन है, टू मेजर माउंटेन हाइट, पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए, टू मेजर टाइम, समय मापने के लिए, टू क्विकली समराइज द हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड अगेंस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को जल्दी से शिशु शिशु मृत्यु दर के खिलाफ संक्षिप्त में प्रस्तुत करना। और चौथा ऑप्शन है, स्केल टू कंफर्म लॉन्ग लाइफ, लंबे जीवन की पुष्टि करने का पैमाना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, टू क्विकली समराइज द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन अगेंस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ये जो अपगर स्केल है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपगर। अपगर का चार कुछ कुछ अलग अलग फुल फॉर्म दे देगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया, आपको याद होनी चाहिए। अपगर का फुल फॉर्म है अपीरियंस, पल्स, ग्रीमेक, एक्टिविटी और आर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, APGAR। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया। इसमें भी चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला है विलियम हंट, दूसरा है रॉबर्ट एच गोडार्ड, चौथा है डेनरी ओगले, चौथा है सैम्यूल कोल्ट। ठीक है, चार ऑप्शन है, तो रिवॉल्वर की आविष्कार सैम्यूल कोल्ट ने की थी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने 1836 में रिवॉल्वर की खोज की थी। यहाँ कुछ लिखा है मैंने, ये रिवॉल्वर की खोज जिन्होंने की थी सैम्यूल कोल्ट ने, उन्होंने 1836 में की थी। उन्हें यूएस पेटेंट दिया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने पेटेंट दिया था। पेटेंट एक तरह का सर्टिफिकेट समझ लीजिए, जब कोई नई आविष्कार करता है तो उसे सरकार द्वारा दिया जाता है एक प्रमाण कि इन्होंने इस चीज की आविष्कार की है। तो सैम्यूल कोल्ट को 1836 में यूएस गवर्नमेंट ने पेटेंट दिया था कि उन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2016 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कवर्ड इन आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम वुड इट बी शेव्ड। हिंदी में है, दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी को कवर किया गया है 50 किलोमीटर घंटे की गति से, गति से, यहाँ घंटा नहीं, घंटे नहीं होगा। उसके बाद है, अगर 5 किलोमीटर घंटा की वृद्धि में गति कितना समय बचाया जाएगा। अगर
स्पीड बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए 5 किलोमीटर पर आवर से, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम सेव किया जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 5 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट। ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगेगा, जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और उसके द्वारा हम इसे बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिए खुद से और फिर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पॉज करके आप बना सकते हैं। फिर हम ऐसे मैं इसका अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन होगा कुछ ऐसा। पहले स्पीड जो गिवन है, क्या गिवन है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम जो गिवन है 5.5 घंटा, 5.5 आवर में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय की जा रही है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 50 इंटू 5.5, 5.5 आवर है, 5.5 उसको 5.5 ले लिया। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे 50 को 5.5 से क्या आ जाएगा, 275 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा जो स्पीड और टाइम दिया गया था, गिवन था, उसके द्वारा हमने डिस्टेंस, दूरी निकाल ली। उसके बाद स्पीड में बढ़ोतरी हुई है, स्पीड इंक्रीज हुआ है, स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो नई स्पीड हो जाएगी क्या हो जाएगी, पुरानी स्पीड 50 प्लस 5, 5 बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज किया है 5 से, तो 5 प्लस 50, 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर टाइम हमारा लेकिन वो नहीं है, 5.5 आवर नहीं रहेगा, इसको लिख के मैंने काटा है यहाँ। टाइम वो नहीं रहेगा, टाइम बदल जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गया है, डिस्टेंस वही है। ठीक है, आप कोई जगह जा रहे हैं, एक जगह आराम से धीरे धीरे जाइएगा, एकदम बहुत तेज दौड़ते हुए जाइएगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा ना, टाइम बदल जाएगा। तो टाइम ये नहीं होगा, नया टाइम हमें निकालना है। तो नया टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 275 किलोमीटर जो हमने निकाला था। डिस्टेंस तो चेंज नहीं ना होगा, घट बढ़ने ना जाएगा, जो दूरी है वही रहेगी, डिस्टेंस 275। स्पीड नई वाली ली जाएगी, जो अभी न्यू स्पीड हमने निकाला 55, तो 55 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 5 आवर हमें आ रहा है, 5 आवर नया टाइम आ रहा है। और जो ओल्ड टाइम है, गिवन टाइम था, वो क्या था, 5.5 आवर। तो दोनों में अंतर कितने का हो गया, हाफ आवर का, 5 घंटा और 5.5 घंटा, तो आधा घंटा का अंतर हुआ ना। तो आधा घंटा, लेकिन क्या हमारे पास ऑप्शन में आधा घंटा दिया है क्या, हाफ एन आवर दिया है क्या, नहीं दिया है, मिनट में दिया है। तो हाफ आवर को मिनट में जो कन्वर्ट करेंगे तो हाफ आवर क्या हो जाएगा, 30 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 30 मिनट, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर है एक, ये भी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है ये। ए मैन वॉक्स एट ए सर्टेन, वो भी 2016 का था, ये दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स एट ए सर्टेन स्पीड एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन विच इज 6 किलोमीटर इन 1 hour 40 minute. If he runs the same distance in 1 hour 20 minute, what is the difference in speed? हिंदी में यह क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है जो 1 घंटे 40 मिनट में 6 किलोमीटर है। ठीक है, यदि वो 1 घंटे 20 मिनट में समान दूरी पर चलता है तो गति में क्या अंतर है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक सर्टेन स्पीड से, एक निश्चित गति से इंसान, आदमी वो चल रहा है और अपनी डेस्टिनेशन, अपने जहां पहुंचना है उसे, वो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वो 1 घंटे 40 मिनट में पहुंच रहा है। अगर वो दौड़ता है सेम उसी दूरी को, तो कितने जल्दी, थोड़ा जल्दी पहुंच जा रहा है, 1 घंटे 20 मिनट में पहुंच जा रहा है। तो क्या स्पीड में डिफरेंस आएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में टाइम में डिफरेंस निकालना था, इस बार स्पीड में डिफरेंस निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अंतर आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1 किलोमीटर पर आवर, 0.9 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.9 किलोमीटर पर आवर। इसको ट्राई कीजिए आप, जरूर आपसे बनेगा। ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा ट्राई करने के बाद। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर। पहला टाइम क्या है, जब वो इंसान वॉक कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तब उसे कितनी समय लग रही है, 1 आवर 40 मिनट, इसे टाइम 1 लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये इसको आवर में पूरी तरह के टाइम को आवर में ले लेते हैं। हमारे आवर और मिनट दोनों में दिया है, पूरी तरह से इसे आवर में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस जो मिनट में है उसे 60 से डिवाइड करना होगा, और प्लस 1 में कर दिया है। तो 40 को 60 से डिवाइड किया तो 0 0 कैंसिल, फिर 4/6 बचा, तो 2 से 2 गया नीचे, 3 से 6, तो 2/3, तो 1 प्लस 2/3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5/3 आवर।
उसी तरह से जो अब इंसान जब दौड़ के गया है तो समय कम लगा है, तब कितना टाइम लगा है 1 आवर 20 मिनट, तो उसे टाइम 2 ले लिया मैंने, ठीक है। ये भी टाइम 2 आवर मिनट में, इसको भी पूरी तरह से आवर में लेंगे तो 1 आवर का 1 रहने दिया, प्लस 20 मिनट, 20 को मिनट को आवर में करेंगे तो 20/60, 0 0 गया, 2 से 6 बार काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। फिर 1/3 को 1 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 आवर। तो हमारे पास दो अलग अलग टाइम आ रहे हैं, स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। स्पीड 1 निकालते हैं, स्पीड 1 निकालते हैं, जो पहले डिस्टेंस और टाइम 1 लेगा, अलग अलग टाइम एक ही डिस्टेंस के साथ जब कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग स्पीड आएगा। तो स्पीड 1 टाइम 1 के साथ निकालते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला होता है स्पीड का। यहाँ स्पीड 1 तो डिस्टेंस बाय टाइम 1, तो डिस्टेंस क्या है 6, और स्पीड 1 क्या हो जाएगा 5/3। यहाँ 5/3 आवर आया है। फिर इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 ऊपर गया 18, 18/5, 3.6 किलोमीटर पर आवर ये होता है, ठीक है। स्पीड 2 निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम 2, डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर, टाइम 2 क्या है 4/3 आवर, तो 4/3 लिख दिया, 3 ऊपर जाएगा तो 18, 3 न्यूमरेटर में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 3 18, नीचे 4 रह गया, 18 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या रहा है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें दो अलग अलग स्पीड आ गए, स्पीड 1 स्पीड 2, अब दोनों का डिफरेंस लेना है तो माइनस कर देते हैं, डिफरेंस इन स्पीड क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 3.6, तो क्या आ जा रहा है 0.9 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, तो हमारा ऑप्शन बी है 0.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। नहीं नहीं, ये सर्कुलर मोशन का तो है, इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्किल वुड बी, मतलब जब आधी सर्किल कवर की गई है, आधी दूरी तय की गई है इस सर्किल की, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0, 4 ऑप्शन है, 0 πr 2r 2πr। तो ये जब आधा डिस्टेंस कवर किया गया, जैसे ए से यहां से शुरू हुआ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बी पे आकर रुक गया तो आधा डिस्टेंस का कवर हो गया, आधा दूरी। तो ये जो आधा दूरी कवर हुआ, ये देखिए कितनी दूरी है, ऐसे 2r हो जाएगा, क्योंकि r रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, r प्लस r r, तो 2r, सी ऑप्शन है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट इज, हिंदी में ये क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक समान गति से गुजरती है तो ये है, कौन सी चारों ऑप्शन होगी अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु गुजरती है तो। पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, त्वरण एक रूप रहता है। दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी चेंज, वेग बदलता है। तीसरा ऑप्शन है स्पीड चेंज, गति बदल जाती है। और चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में से हमारे पास इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेलोसिटी चेंज, वेग बदल जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेग बदलता है, क्यों बदलता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब होता है, सर्कुलर मोशन जब होता है, ये जब सर्कल है, ये जो एक सर्कल है, इसमें जब सर्कुलर मोशन होगा, कोई भी सर्कल में जब सर्कुलर मोशन होता है तब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है, हर एक बिंदु पर डायरेक्शन चेंज होगा। हर एक बिंदु पर जब वस्तु मूव करेगी तो हर एक बिंदु पर डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, जिस कारण से वेलोसिटी में बदलाव आएगा, ठीक है। इस यही कारण है कि वेलोसिटी में बदलाव आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है सही ऑप्शन हमारे पास वेलोसिटी चेंज, बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आईआरबी ग्रुप डी में पूछा है इन रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा, तीन तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इन रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग,
गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, हमें पहचानना है कि कौन से इसमें से गलत ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। पहला है 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दूसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और चौथा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन इक्वेशन ऑफ मोशन है? पहला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला नहीं होगा। दूसरा बता, आइए देखते हैं, पहले दूसरा देखते हैं। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी होता है, v इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वी स्क्वायर होता है। लेकिन पहला 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, जो कि गलत है। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए हल्का सा का अंतर है, इसी में गलतियां हो सकती हैं अगर कोई ध्यान से नहीं देखे तो, या ध्यान से पढ़ाई नहीं करे तो। एकदम मिलता जुलता है लेकिन अलग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम रिलेशन? हिंदी में है वेग समय संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है? ठीक है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कौन दिखा रहा है? तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में डिस्टेंस आ गया है, तीसरे ऑप्शन में भी डिस्टेंस आ गया, और वेलोसिटी भी दो तरह के हैं, एक इनिशियल एक फाइनल। ठीक है, और चौथा तो इक्वेशन ऑफ मोशन है ही नहीं। ठीक है, प्लस साइन है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, समय वेग ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व करता करता है, किसका करता है? तो स्लोप हमने डिस्कस किया है, हर दोनों ग्राफ का देखा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देखा है, क्या दर्शाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी स्लोप देखा है। जो समय वेग का ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या दिखाता है? एक्सेलरेशन। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट गलत है, डिस्टेंस गलत है, स्पीड गलत है। ठीक है, एक्सेलरेशन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 cars A, B, C, D, A, B, C, D are moving on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure below. Which of the following is correct statement regarding motion of this car? ये ग्राफ मैंने समझाया था मेरे ग्राफ वाले वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हैं उसे। उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया, उसमें इस तरह के ग्राफ को हमने डिस्कस किया है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है। कार्स बोल दिया है इस क्वेश्चन में कि चारों मूव कर रही हैं। अब हमें बताना है कि इन चारों में से किसका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कार ए इज फास्टर देन कार डी। पहले तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप बताता है, इसका जो दूरी होगी वही स्लोप होगी, ये ऐसा ही समझिए। तो ये जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा, तो जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप क्या बताता है? स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप स्पीड बताएगा। तो दूर सबसे ज्यादा कौन है? बी सबसे नजदीक है, तो बी का स्पीड सबसे कम होगा। ए उससे, ए का बी से ज्यादा, सी का ए और बी से ज्यादा, और डी का सबसे ज्यादा स्पीड होगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोप होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार ए इज फास्टर देन कार डी। तो ऐसा देखते हैं क्या, कार ए कहाँ है? यहाँ है। और कार डी कहाँ है? ऊपर है। तो कार ए इज फास्टर देन कार डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए स्लो होगा, ए नजदीक है ना टाइम के लाइन से, तो ए का स्लोप छोटा होगा, कम होगा। तो स्लोप जब छोटा होगा तो स्पीड भी कम होगा। डी का स्लोप ज्यादा होगा तो डी का स्पीड ज्यादा होगा। तो यहाँ उल्टा लिखा है कार ए इज फास्टर देन कार डी, ये गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कार बी इज स्लोएस्ट, कार बी इज स्लोएस्ट बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कार बी, बी जो लाइन दिखा रही है, जो जो मोशन बी द्वारा दिखाया जा रहा है, ये लाइन, ये सबसे नजदीक है टाइम के लाइन से, तो इसका स्लोप सबसे छोटा होगा, और स्लोप सबसे छोटा होगा तो स्पीड भी सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो कार बी इज
स्लोएस्ट। फिर भी दोनों ऑप्शन, बाकी के भी दोनों ऑप्शंस देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कार डी इज फास्टर देन कार सी। कार डी कहाँ है? इज फास्टर देन कार सी। कार डी फास्टर होगा कार सी से? बिल्कुल होगा, क्योंकि कार डी बड़ा है सी से, ठीक है। और डी दूर है टाइम के लाइन से, तो डी का स्लोप बड़ा होगा, सी का स्लोप छोटा होगा। तो डी बड़ा होगा स्लोप, तो डी का स्पीड ज्यादा होगा सी से, तो ऑप्शन सी भी सही है। डी देखते हैं, कार सी इज स्लोएस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सी स्लोएस्ट नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ सही हो रहे हैं। हो सकता है ये इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट दो ऑप्शन यहाँ सही है। किसी किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं कहीं पूछता है दो ऑप्शन सही वाले। तो यहाँ पे कार बी इज स्लोवेस्ट और कार डी इज फास्टर देन कार सी, ठीक है। यहाँ ये दोनों बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that object is हिंदी में है ये क्वेश्चन। दूरी समय ग्राफ पर समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा बताती है कि वस्तु एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है जब टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, उसमें जो टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल जो लाइन होगी वो कौन से ऑब्जेक्ट को बताती है, ये पूछा है। ऑब्जेक्ट के किस तरह के मोशन को दर्शा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी वो किस तरह के मोशन को दर्शाती है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, एट रेस्ट, दूसरा है इन मोशन, तीसरा है मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और चौथा है मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। तो आइए इसका ग्राफ तो देखिए, ग्राफ बिना दिए भी ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको समझना होगा कि ग्राफ कैसी होगी, आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ग्राफ बनाया है। जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इस तरह का पैरेलल होगा। तो ये ग्राफ न देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राफ से, ठीक है, स्टेटमेंट लिख के उसके बारे में, जैसे यहाँ लिख दिया। तो आपको बताना है। तो ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, एट रेस्ट। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस एक रह गया। यहाँ डिस्टेंस ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, यहाँ डिस्टेंस एक समान है। तो ये रेस्ट में है वस्तु यहाँ पर, ठीक है, वस्तु यहाँ रेस्ट में है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी के, और हमने ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, और एनटीपीसी के भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और कुछ उसके जैसे क्वेश्चंस देखे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप खुद से जब आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको हमारे चैनल के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।